अरे हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओपन स्टडी परिवार में। आज मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूं। सभी दोस्त ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये इंग्लिश की क्लास है जिसमें प्रेपोजिशन एक चैप्टर होता है। मैं कंप्लीट प्रेपोजिशन की बात नहीं कर रहा, मैं आज की जो स्पेशल क्लास है उसकी बात कर रहा हूं। कुछ ऐसे फिक्स प्रेपोजिशंस जो पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रपोजिशन में जो फिक्स प्रपोजिशन वाला पार्ट होता है जनरली टीचर्स पढ़ाते नहीं है, क्योंकि पढ़ाने का काम ही नहीं होता, उसमें पढ़ाने वाली कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है, वो सिर्फ ज्यादातर 95% जो स्टूडेंट का काम होता है, 5% एक टीचर का काम होता है। तो एक तो फिक्स प्रपोजिशन ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उसके बाद इतनी सारी फिक्स प्रपोजिशंस होती हैं। आप किसी किताब से अगर पढ़ना चाहो, जैसे मान लो आप किसी किताब से पढ़ना चाहते हो, तो किताब में हजारों की संख्या में लिस्ट बनी होगी, मतलब जैसे वोकैबुलरी की लिस्ट बनी होती है ऐसी इसकी बनी होगी। तो वहां से आपको वर्ड सेलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। मतलब अगर 1000 वर्ड है, 1000 या 500 फिक्स प्रपोजिशन है, तो आप सारे के सारे कैसे याद करोगे? तो उसमें से बस टीचर का काम वहां पर शुरू होता है कि यार एक बच्चे को ये बता दिया जाए, एक स्टूडेंट को ये बता दिया जाए, या उसको ऐसा एक कंटेंट, ऐसा मैटर प्रोवाइड करा दिया जाए क्विकली कि कम वर्ड्स हो लेकिन हो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सटीक। ठीक है, तो उस तरह के फिक्स प्रपोजिशंस में आप लोगों को कराने वाला हूं। ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। कुछ चीजें होंगी जो कॉन्सेप्चुअल होंगी, सिखाने वाली, उनको मैं आपको सिखाऊंगा भी। कुछ चीजें होंगी जो याद करने वाली होंगी, वो आपको याद भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करेंगे, और ये जो कंटेंट होगा, जो भी आज की क्लास में डिस्कस होगा, ये सेलेक्टेड मैटर होगा। जैसे मान लो 1000 वर्ड है, तो उनमें से अगर मैंने 200 सेलेक्ट कर लिए, तो ये 200 वो है कि जिनसे आपको प्रेम हो जाना चाहिए, मतलब इससे बाहर कोई चीज जानी नहीं चाहिए। इनको तो बस अपनी उंगलियों पर रखना, क्योंकि पहले से ही मैं सेलेक्टेड चीजों को लेकर के आया हूं, तो आप उसमें और ज्यादा शॉर्ट अपनी तरफ से मत कर देना। बहुत ज्यादा शॉर्ट मैंने कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, एक बात, सभी लोग आवाज चेक करना, वॉइस क्लियर है मेरी? यहां पर एक व्यक्ति को आवाज से दिक्कत हो रही है, क्या आप लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है या नहीं आ रही? चेक करो सभी लोग फटाफट। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास की शुरुआत करते हैं, चलिए। क्लास की शुरुआत करेंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रपोजिशन से, और उसके बाद अभी फिक्स प्रपोजिशन वाला पार्ट, देखो ये इतना सारा, बहुत सारा बाकी है जो मैं आपको अभी डिस्कस कराने वाला हूं। सारा का सारा मैंने अपने हिसाब से, अपने जो मेरी खुद की जो मतलब नोट्स है, नोटबुक जो है, मैंने अपनी पिछली 5 से 6 साल में बनाई है, पढ़ने के बाद जब मैं पढ़ता हूँ, उसमें से मैंने अपने जो नोट्स हैं उनमें से सारी की सारी सेलेक्टेड चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, जिनको मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। और बिल्कुल भी बोरियत फील आपको नहीं होगी, मजा आने वाला, ठीक है। सभी लोग बस तैयार रहे, और एक और स्पेशल बात कि नोटबुक जरूर निकाल के रखें ताकि आप इनको लिखते चलो, ठीक है। बिना लिखे कोई फायदा नहीं है इनका। आप एक नोटबुक लेकर के इनको लिखते जरूर चलिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको छोटा सा ये पॉइंट है, अलोंग विद, अलोंग विद और अक्रॉस, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपका छूट गया था, उसको मैं कंप्लीट करा देता हूं, ठीक है। देखो,
अलोंग का मतलब होता है कि किनारे किनारे। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। जैसे मान लो ये कोई रोड है या फिर ये कोई नदी है, ठीक है, या तो ये कोई रोड है या फिर ये कोई नदी है, मान लो कुछ भी है, कोई ऐसी चीज है जिसकी दो किनारे होते हैं, पैरेलल किनारे होते हैं। तो आप अगर उसके किनारे किनारे किसी चीज के जा रहे हो, बिल्कुल किनारे किनारे, ठीक है, आप उसके साथ साथ जा रहे हो, कहने का मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं, मतलब इस तरह की सिचुएशन को बताने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए आप क्या यूज करोगे, अलोंग यूज करोगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। मैं एक रोड के किनारे, या मैं रोड के किनारे घूम रहा था या टहल रहा था। तो एक रोड है, आप उसके किनारे किनारे जा रहे थे, टहल रहे थे, घूम रहे थे, ठीक है, समझ गए मेरी बात। बहुत बढ़िया। तो आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, यहां पर आपने एक जो है फिक्स प्रपोजिशन लगा ली, क्या, अलोंग, और इसका सेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के सेंस में मैंने इसको यूज किया है। ऐसे दूसरा सेंटेंस आपको समझना है। जैसे यहां पर अलोंग विद अगर कहीं पर यूज करना हो, सर इसका क्या कंसेप्ट होता है, अलोंग विद। तो अलोंग विद जो होता है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू से। किससे भाई, थ्रू से। यहां पर जो प्रपोजिशन थ्रू होती है, सेम वही मीनिंग आपके अलोंग विद का होता है। कुछ लोग अलोंग और अलोंग विद में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि अलोंग और अलोंग विद में क्या डिफरेंस होता है। अगर अलोंग के साथ में विद आ गया तो इसका मतलब होता है, फिर से मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं, कि जैसे मान लो कोई भी रोड या कोई भी जंगल या कुछ भी है, जैसे मान लो ये आपका एक जंगल है, ठीक है, या कोई भी चीज है, ये मार्केट भी हो सकती है, आप यहां पर लिख लो मार्केट, ठीक है, मार्केट है या फिर जंगल है, फॉरेस्ट लिख लो, या कुछ भी है, मतलब कोई क्राउडेड एरिया है या फिर कोई एनक्लोज्ड एरिया है। तो अगर कोई व्यक्ति इसकी पोजीशन के लिए, देखो प्रपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज की पोजीशन बताना, किसी नाउन की पोजीशन बताना कि वो एक्चुअली है कहां, क्या कर रहा है, किस सिचुएशन में है, इसीलिए हम लोग प्रपोजिशंस का यूज करते हैं। तो हमने कहा कि इस फॉरेस्ट से होकर मुझे गुजरना है या इस मार्केट से होकर गुजरना है। आप किसी भी एनक्लोज्ड एरिया से होकर के गुजरते हैं, मतलब के अंदर होकर, बीच में से होकर के जब जाते हो, जैसे मान लो ये रोड है तो रोड के बीच में होकर जा रहे हो, या फॉरेस्ट जंगल है, चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, मान लो इधर पेड़ लगे हुए हैं सारे के सारे, आप उनके बीच से होकर के गुजर रहे हो, तो वहां पर हम लोग थ्रू द फॉरेस्ट यूज करते नहीं करते। ऐसे ही आप अलोंग विद का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देके समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो किसी ने लिख दिया आई वॉज पासिंग, मैं गुजर रहा था, आई वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, किसी ने ऐसे लिख दिया, तो यहां पर मैं फॉरेस्ट से होकर, मतलब जंगल से होकर गुजर रहा था, ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही यहां पर थ्रू को आप रिप्लेस कर सकते हैं, किससे भाई, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, अलोंग विद से। आई वॉज पासिंग अलोंग विद द फॉरेस्ट। हो गई बात क्लियर। बताओ कितने लोगों को ये वाली बात समझ में नहीं आई अभी तक, कि अलोंग में और अलोंग विद में क्या फर्क होता है। दोनों चीज क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। योर कंसेप्ट आर वेरी स्मार्ट सर, राजीव कुमार, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब अक्रॉस की भी बात कर लेते हैं कि सर एक्चुअली अक्रॉस कब यूज करते हैं, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बताते हैं। देखो अक्रॉस का मतलब होता है जब आप मान लो कोई भी एक एरिया है, कोई या नदी है या रोड है या कुछ भी है, आप किसी एक पॉइंट से, आप किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाते हो, एनी हाउ, कैसे भी, डजेंट मैटर। आप चाहे आप तैर के जाओ, चाहे आप उसके अंदर होके जाओ, चाहे आप उसके नीचे होके जाओ, चाहे ऊपर होके जाओ, बस पॉइंट नंबर 1 से
पॉइंट नंबर 2 तक कैसे भी करके अगर आप पहुंच जाते हो तो वहां पर हम लोग अक्रॉस का यूज करते हैं। अक्रॉस का यूज करते हैं, किसका करते हैं भाई? अक्रॉस का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अक्रॉस का यूज करते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ, किसी चीज के बीच से होकर गुजरना। जैसे मान लो किसी ने कहा कि ये नदी है, ये पूरी नदी है, रिवर है, आपको इस नदी के एक किनारे से किसी दूसरे किनारे तक पहुंचना है। अब चाहे तो आप तैर के जाओ, चाहे बोट से जाओ, या उसके अंदर होकर जाओ, ठीक है, या फिर उड़ के जाओ। आप एक पॉइंट से जैसे दूसरे पॉइंट पहुंच जाते हो, जैसे मैंने कहा आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूं अक्रॉस द रिवर, पूरे रिवर के चारों ओर। अब चारों ओर का मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग होते चारों ओर का मतलब ऐसे करके, भाई रिवर के चारों ओर कैसे स्विम कर लेगा? ठीक है, अक्रॉस द रिवर का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर तक, एक पर्टिकुलर एंड से दूसरे पर्टिकुलर एंड तक। ठीक है, हाँ, तो वहां पर हम लोग अक्रॉस का यूज करते हैं। तो यहां पर इस तरह से आपको तीनों के तीनों प्रपोजिशन जो कि छूट चुके हैं, मतलब पहले आप लोगों के डिस्कस नहीं हो पाए थे, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, और सभी लोग मुझे एक बार कमेंट करके यहां पर बता दो कि कितने लोगों को मेरी बातें पूरी तरह से समझ में आ गई। फटाफट से कमेंट करो, तब तक मैं रिपीट कर देता हूं। अलोंग के किनारे किनारे, अलोंग विद से होकर, और अक्रॉस का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो यहां पर आपको तीनों प्रपोजिशंस के यूज मैंने बता दिए हैं, डायग्राम बना करके समझा दिया है बढ़िया तरीके से, तो आप इससे समझ लीजिएगा, है ना? तो अगर आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया है बढ़िया से, तो मुझे एक बार बता दो कि हाँ सर बढ़िया से क्लियरली समझ में आ गया है। और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो बता दीजिएगा। अभी मैंने ये फिक्स प्रपोजिशन वाला पार्ट स्टार्ट भी नहीं किया है, पता है, ये तो एक पॉइंट जो था, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे सिखाना था, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अभी आपको बस इतना बताना है कि ये समझ में आ गया। फिर इसके बाद जो फिक्स प्रपोजिशन का सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। मे बी कि हो सकता है कि ये आज की क्लास में क्लियर ना हो पाए, है ना, एक ही क्लास में ना हो पाए, इसके अलावा दूसरी क्लास भी लेनी पड़ सकती है। लेकिन अगर ये क्लास मैं लंबी भी लूंगा ना तो भी चलेगा, आप लोग बस तैयार रहिएगा। ठीक है, हो सकता है क्लास लंबी खींच जाए, समझ रहे हो ना? बताओ सभी लोग। शाबाश, चलो, तो ये तीनों चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो जरा, कुछ फिक्स प्रपोजिशंस हैं जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको दो तीन तरीके बताए फिक्स प्रपोजिशन के। एक तो होता है किसी वर्ड के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन रहती है वो। दूसरा होता है कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह की प्रपोजिशन आने वाली हैं टाइम में। एक होता है जहां पर एक वर्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन रहती है, एक होती है फ्रेजल वर्ब्स, जो वर्ब के साथ में कोई वर्ड जो है प्रपोजिशन लग जाता है, फिर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। वो अभी आने वाले टाइम में मैं कराऊंगा, वो वोकैबुलरी का पार्ट होता है। और एक होती है ऐसी प्रपोजिशंस कि कहीं पर प्रपोजिशन यूज होती है, कहीं पर नहीं होती है। वो सारी की सारी सिचुएशंस मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने दो तरह से वर्ड लिखे हैं, कुछ इधर लिखे हैं, कुछ इधर लिखे हैं। तो इधर वाले जो वर्ड्स हैं मेरे प्यारे साथी, यहां पर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो विदाउट प्रपोजिशन यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? विदाउट प्रपोजिशन। और इधर वाले जो वर्ड है ये आपके प्रपोजिशन के साथ यूज होते हैं, और हैं दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या? सिमिलर मीनिंग्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सिमिलर मीनिंग्स हैं। तो ऊपर लिखोगे सबसे पहले तो सिमिलर मीनिंग्स या सिमिलर वर्ड्स। ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड्स हैं, मतलब जो मीनिंग ऑर्डर का होता है वही आस्क फॉर का होता है। बस अगर फर्क है तो किस चीज का है? फर्क बस इतना है, मैं आपको बता देता हूं। फर्क बस इतना है कि ये आपके विदाउट प्रपोजिशन यूज किए जाएंगे। यहां पर लिख लो विदाउट प्रपोजिशन,
इसमें लिखोगे ये जो वर्ड है वो विदाउट प्रेपोजिशन यूज होते हैं, और ये जो वर्ब होती हैं ये आपकी प्रेपोजिशन के साथ यूज होती है, विद फिक्स प्रेपोजिशन, और दोनों के मीनिंग बिल्कुल सेम होते हैं, डिट्टो। जैसे अगर आप किसी को ऑर्डर देते हैं, कहने का मतलब अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हैं कि यार मुझे चावल दे दो 1 प्लेट, जब भी ढाबे पे आप अपना ऑर्डर देते हो ना, हाँ वो ऐसे ही। और आस्क फॉर का मतलब भी सेम यही होता है, किसी से कुछ मांगना। अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो आस्क फॉर का मतलब यही होता है, ये भी आपकी एक फ्रेजल वर्ब होती है। तो चाहे तो ऑर्डर लिख लो या फिर आस्क फॉर, लेकिन आस्क लिखोगे तो फॉर लगाना पड़ेगा, ऑर्डर लिखोगे तो आपको प्रपोजिशन नहीं लगानी पड़ेगी। सेम ऐसे ही टेल है और से है, दोनों का मतलब होता है कहना। अगर आप से यूज करोगे तो इसके साथ टू लगाना पड़ेगा, और अगर आप टेल यूज करते हो तो आपको टू नहीं लगाना। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए मेरी बातें, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही टोल्ड है तो अकेला टोल्ड लिखोगे, अगर सैड लिखोगे तो सैड के साथ में टू लगाओगे, ठीक है। ऐसे ही अवेट का मतलब होता है किसी का इंतजार करना, वेट का मतलब भी किसी का इंतजार करना, बट अवेट यूज करोगे तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करोगे, और अगर अवेट यूज करोगे तो आपको उसके साथ फॉर लगाना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारी की सारी बातें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। ऐसे एक शब्द होता है रिजेंबल, मैंने कहा यार ये चीज उसके रिजेंबल है, बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसी है, मतलब बिल्कुल सिमिलर सी दिख रही है, तो आप रिजेंबल के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। बट अगर आपके साथ सिमिलर वर्ड यूज किया जा रहा है तो सिमिलर के साथ में टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो सिमिलर टू होता है, रिजेंबल अकेला विदाउट प्रेपोजिशन यूज होता है। ऐसे ही एंटर जो शब्द होता है, एंटर जो वर्ब होती है, इसके साथ हमें जनरली आप लोगों को इनटू लगा हुआ मिलेगा, लेकिन वहां पर आपको कोई प्रेपोजिशन यूज करनी ही नहीं है। अगर एंटर को आप रिप्लेस करते हैं तो कम इनटू या गो इनटू से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस लिख के समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा आई एंटर्ड इनटू, आई एंटर्ड इनटू द रूम, तो आप मुझे बताओगे क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है आपके हिसाब से, आई एंटर्ड इनटू द रूम? बताओ। बिल्कुल नहीं, यहां पर जो एंटर है इसके साथ आपको इनटू या कोई भी अदर प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी है। ध्यान से सुनते रहिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार मिलेंगे। अच्छा एक और चीज, जैसे मान लीजिए किसी ने ऐसे लिख दिया आई वेंट इनटू द रूम, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वेंट जो है वो क्या है, ये आपकी गो की सेकंड फॉर्म है, तो इसमें इनटू लग सकता है, गो के साथ इनटू लग सकता है, कम के साथ भी इनटू लग सकता है, ठीक है। मोशन के साथ जब आप एक फेज से दूसरे फेज में एंट्री करते हो तो वहां पर आप इनटू लगा सकते हैं, बस वहां पर एंटर वर्ब नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये तो हुआ ये वाला पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं एंटर वर्ड के, और आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई एम अवेटिंग यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, ऐसे करके। ऐसे ही मेरे यहां पर एक सेंटेंस और लिख दिया जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस चीज को। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एंटर्ड इनटू दिस अग्रीमेंट, बताओ ये सेंटेंस आप लोगों के हिसाब से सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए? जरा चेक करके बताना सभी लोग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए लिखा हुआ है आई एंटर्ड इनटू दिस एग्रीमेंट, मैं इस एग्रीमेंट में एंटर कर चुका हूं, या मैंने इस एग्रीमेंट में एंटर कर लिया है। कहने का मतलब 4 लोगों का एक एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें मैं भी इंक्लूड हो गया और मैंने उस एग्रीमेंट में एंटर कर लिया, मैंने भी सिग्नेचर कर दिया। तो कहने का मतलब यहां पर आप जो एग्रीमेंट देख रहे हैं ये कोई फिजिकल थिंग नहीं है, मतलब एग्रीमेंट कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें आप फिजिकली एंटर कर सको, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप एंटर वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर इनटू प्रेपोजिशन एकदम सही होती है। तो कभी कभी क्या होता है हम लोग ये चीज पढ़ लेते हैं कि एंटर के साथ इनटू नहीं आता है,
और जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब तक आप एंटर को एक फिजिकली एंट्री करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ आप कहीं पर आने और जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप किसी कमरे में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी हॉल में घुस रहे हैं, किसी क्लासरूम में जा रहे हैं, तो वहां एंटर के साथ इनटू यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंटर का मतलब खुद ही अंदर आना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी इनविजुअल थिंग में एंटर करते हो कि मैंने इस मुद्दे में एंट्री कर ली और मैंने इस एग्रीमेंट में एंट्री कर ली, अभी तक एग्रीमेंट का क्वेश्चन आया तो इसीलिए मैं आप लोगों को एग्रीमेंट के बारे में बता देता हूं। बाकी आप लोग किसी भी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो फिजिकली प्रेजेंटेड ना हो, जिसमें आप फिजिकली एक्ट करके एंट्री नहीं करते हो, ठीक है। हाँ, तो वहां पर आपको इनटू लगा देना है, नो इशू, वो सेंटेंस आपका बिल्कुल पूरी तरह से सही होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक नोट पॉइंट बन जाएगा कि एंटर इनटू द एग्रीमेंट होता है, एंटर इनटू द इशू होता है, बट एंटर इनटू द रूम, एंटर इनटू द हॉल, एंटर इनटू द क्लास नहीं होता है। एंटर के साथ इनटू अगर आप फिजिकली जा करके मतलब एंट्री करते हो तो वहां पर आपको इनटू नहीं लगाना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट करो अभी फटाफट, ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर अकेला यूज होता है, आस्क के साथ फॉर, दोनों का मतलब सेम, सिमिलर मीनिंग्स हैं ये, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम होता है लगभग लगभग। बाकी के वर्ड्स आपके सामने बहुत छोटे छोटे वर्ड है। आगे चलते हैं। ऐसे ही और भी कुछ शब्द हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी वर्ड्स यहां पर लिखे हुए हैं ये भी आपके सिमिलर मीनिंग्स हैं, बिल्कुल। ये भी आपके क्या हैं? बिल्कुल सिमिलर मीनिंग्स हैं, सेम एक दूसरे के सिमिलर मीनिंग है। जैसे यहां पर हियर का मतलब होता है सुनना, ठीक है। ऐसे ही कंप्राइज होता है किसी चीज को रखना, इन्वेस्टिगेट होता है छानबीन करना, और डेस्पाइट का मतलब होता है के अलावा। डिस्कस करना, डिस्क्राइब करना, इलस्ट्रेट करना, इसका मतलब होता है व्याख्या करना। सबके मीनिंग्स अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। वर्णन करना, व्याख्या करना, किसी चीज को डिस्कस करना, ठीक है। अब यहां पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इधर वाले ये विदाउट प्रपोजिशन यूज किए जाते हैं, और इधर वाले जो वर्ड्स हैं ये विद प्रपोजिशन यूज किए जाते हैं। जैसे अगर आप हियर वर्ड यूज करते हो, हियर, तो हियर का मतलब होता है यार सुनना, देखो मेरी बात सुनो, तो वहां पर हियर के साथ आपको कोई भी प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप अगर लिसन वर्ड यूज करते हैं तो इसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, फिक्स रहता है टू। ऐसे ही कंप्राइज का मतलब होता है किसी चीज को रखना। कोई चीज अगर आप रख रहे हो, कोई चीज मतलब कंप्राइज कर रहे हो, कंसिस्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज को आप अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कंप्राइज में तो कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करना है। बट अगर आप कंसिस्ट वर्ड यूज करते हो तो वहां पर आपको कंसिस्ट के साथ प्रपोजिशन ऑफ लगानी पड़ेगी। जैसे डेस्पाइट, इन स्पाइट, देखो इसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको और ज्यादा हाईलाइट कर देता हूं। जैसे ये सबसे ज्यादा रिपीटेडली पूछा गया है अभी तक, डेस्पाइट, ये भी आपका क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इन्वेस्टिगेट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैं बोल रहा हूं आपको कि पहले से ही मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड चीजें लेकर के आया हूं, तो आप लोगों को और ज्यादा इनमें से सॉर्ट फिल्टर नहीं करना है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्टिगेट वर्ड यूज करते हैं तो अकेला विदाउट प्रपोजिशन यूज करोगे। इंक्वायर अगर आप यूज करते हैं तो इंक्वायर इनटू होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। मीनिंग दोनों का कैसा होता है? सेम होता है। या तो आप इंक्वायर इनटू यूज कर लो या इन्वेस्टिगेट कर लो, दोनों मतलब सही है, ठीक है। ये प्रपोजिशन के साथ है, ये विदाउट प्रपोजिशन है, बस। ऐसे ही यहां पर डेस्पाइट और इनस्पाइट के साथ होता है। अगर डेस्पाइट यूज करोगे तो के अलावा इनका मीनिंग होता है, के सिवाय, ठीक है। तो इसको तो आप विदाउट प्रपोजिशन यूज करोगे, और इन स्पाइट के साथ में आपको फिक्स प्रपोजिशन ऑफ रखना पड़ेगा अगर आप इसको यूज करते हैं। अगर डिस्कस यूज करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओ, आई डिस्कस्ड दिस मैटर, डिस्क्राइब दिस स्टोरी, इलस्ट्रेट दिस पोएम, कुछ भी, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके साथ प्रपोजिशन यूज करना चाहते हो तो से अबाउट, मैंने उस चीज के बारे में कुछ बोला है ना, आई सेड अबाउट, ऐसे करके यूज कर सकते हैं। ये आपकी फ्रेजल वर्ब का काम हो जाएगा, काम करने लगेगा, मैं किसी चीज का वर्णन कर रहा हूं या करता हूं या किया। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये भी कुछ वर्ड्स हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे फिक्स प्रपोजिशंस में जहां पर ऑलरेडी दो प्रपोजिशन मैंने लिख रखे हैं और दोनों में से एक गलत है और एक सही है। और ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि उसमें से जो गलत है वही हमें ज्यादातर सही लगती है।
तो जिसकी वजह से मैं आपको कंफ्यूज भी करूंगा और उस कंफ्यूजन से बाहर भी निकालूंगा, जिससे आप लोगों को आदत हो जाए कि ऐसी प्रेपोजिशन अगर आपको कभी भी दिखाई देती है तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व आउट करना है। चलिए, तो जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है वर्ड बाय वर्ड, अगर कहीं पर भी लिखा हुआ मिले तो ये मान लो ये गलत है। कुछ ऐसी फिक्स प्रपोजिशंस हैं जो सेलेक्टेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और हजारों की संख्या में से मैंने उनको फिल्टर किया है, आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो आप लोग इनको ध्यानपूर्वक सुनते रहोगे, ठीक है, और एक एक चीज लिखते रहोगे। अगर आप लोग अभी लिख नहीं पा रहे हो तो बाद में लिख लेना, मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, ठीक है भाई, समझ गए मेरी बातें। हाँ, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, ओपन स्टडी, और ये मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पर भी डाल दूंगा, ओपन स्टडी एप्लीकेशन, जहां आपका स्टडी मटेरियल जाता है। चलिए, तो वर्ड बाय वर्ड नहीं होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है। क्या होता है? वर्ड फॉर वर्ड होता है, शब्द के बाद शब्द, ठीक है। ऐसे ही अगर आप किसी पेड़ के छांव के नीचे बैठे, ये कह रहा है सिट अंडर द शेड ऑफ ट्री सही है या सिट इन द शेड ऑफ ट्री सही है। तो अगर पेड़ की छांव है, पेड़ की छांव के अंदर बैठे हो, तो हमें सुनने में ऐसा लगेगा कि अंडर द शेड ऑफ ट्री एकदम परफेक्ट है, बट गलत हो जाएगा। इन द शेड ऑफ ट्री एकदम सही होता है। अच्छा, अगर यहां पर सिर्फ ट्री होता, शेड नहीं होता, जैसे ऐसे लिखा होता सिट डैश द ट्री, तो यहां पर आप अंडर लगा सकते हैं। अंडर द ट्री ठीक है, क्योंकि किसी चीज के अंदर मतलब किसी चीज के नीचे जस्ट अगर आप बैठे हुए हो, जैसे ये चीज है, तुम इसके अंदर बैठे हो, कभी परछाई के अंदर नहीं बैठ सकते, परछाई के अंदर आप बैठ नहीं सकते, फिजिकली वो दिखाई नहीं देगी। तो सिट अंडर द ट्री ठीक है, बट अंडर द शेड ऑफ ट्री गलत हो जाएगा, इन द शेड ऑफ ट्री बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ऐसी गलतियां हम लोग जनरली करते रहते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं बार बार। ऐसे मैंने कहा कि जो चाइना है वो भारत के नॉर्थ में स्थित है। तो मान लो ये आपका एक मैप है, ये आपका इंडिया है और यहां पर आपका चाइना है। तो कहीं ना कहीं हम जब किसी चीज की सिचुएशन और पोजीशन बताते हैं कि किस दिशा में है, किस दिशा में है, कहने का मतलब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की दिशा डिसाइड करते हैं कि ये चीज इस दिशा में सिचुएटेड है, स्थापित है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या लगाओगे, वहां पर प्रेपोजिशन टू का यूज करोगे, इन यूज नहीं करोगे। सुनने में इन सही लगता है, मैंने कहा कि ये जो चाइना है वो भारत के नॉर्थ में स्थित है, लेकिन सिचुएशन देखो वहां पर वो दिशा की बात कर रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है, तो पोजीशन बताने के लिए टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको इन यूज नहीं करना है, टू यूज करना है, समझ गए मेरी बातें। ऐसे ही मैंने कहा कि आगरा जो है वो फेमस है किस चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, आगे आप नाम लिख दो, पेठा या जूता, कुछ भी लिखना चाहो। तो ऐसे ही यहां पर अगर आप लिखोगे ना, तो आगरा इज फेमस फॉर यूज करोगे, कभी भी ऑफ यूज मत कर देना, किसी चीज के लिए फेमस होते हैं ना। ऐसे ही मैंने कहा यहां पर देखो, किसी को अगर आप मना रहे हो, प्लीज, किसी को मनाना, तो प्लीज फ्रॉम नहीं होता है, प्लीज विद होता है। तो ऊपर वाले दोनों तीनों फ्रेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले बहुत ज्यादा कॉमन है, और सेंस के अकॉर्डिंग भी आप इनको सही कर सकते हो। कितने लोगों को बातें यहां तक समझ में आ गई, एक बार कमेंट कर दो फटाफट से मुझे। आगे चलिए नेक्स्ट। देखो वर्ड बहुत सारे हैं और आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, मतलब चीजें समझने में थोड़ा सा आपको फास्ट, अपनी मेमोरी को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं और ये कम टाइम में डिस्कस नहीं हो सकती, कोई इतनी सारी चीजें हैं अभी डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत टाइम लग जाएगा इतने डिस्कस कराते कराते, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारी फिक्स प्रपोजिशंस हैं, सुनते रहो। हाँ, अंडर द शेड ऑफ ट्री गलत हो जाएगा आर्यन राज, अंडर द ट्री ठीक है। देखो यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो फिर से आपको दो प्रपोजिशन दे रखी हैं। जैसे अगर फ्रेज ऐसा मिलता है आपको, कम बैक आफ्टर 1 आवर या इन 1 आवर, तो कभी भी याद रखना, आपको बताओ, पहले आप लोग ट्राई कर लो कि क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, क्या सही लगेगा, जो मैंने बोला है वही सुनने में। देखो वही प्रपोजिशन मैं गलत कर रहा हूं जो आपको सुनने में सही लग रही है और देखने में भी सही लग रही है, तो यूज करने में भी सही लगेगी, और वही गलती आप लोग करके आ जाओगे। तो मैं वही नहीं चाहता कि आप इस तरह की गलतियां करके आओ, बस, ठीक है। आप बस गलती मत करके आना भाई, है ना, आप बस गलती मत करके आना।
और वो गलतियां वो सारी की सारी यहीं कर लो। जैसे कि मैंने कहा कि एक घंटे में आ जाऊंगा सर, मैं अभी थोड़ा छुट्टी पे जा रहा हूं, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊं, तो 1 घंटे में आप वापस आ जाओगे तो इन 1 आवर मत बोलना कभी, ठीक है, आफ्टर 1 आवर बोलना। क्या बोलोगे? आफ्टर 1 आवर, ठीक है। यहां पर ये आपको सुनने में तो इन 1 आवर सही लग रहा होगा, है ना, लेकिन यहां पर आपको आफ्टर 1 आवर करना पड़ेगा। सर कुछ छूट गया है, देखो रुकूंगा नहीं मैं, है ना, आप वीडियो को रोक लो, मुझे क्यों रोक रहे हो, वीडियो को रोक लो, या फिर बाद में जब क्लास रिकॉर्ड हो जाए तब कुछ छूट गया हो तब लिख लेना, या फिर अभी अगर नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिख लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैंने कहा ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज में मगन हो जाना, मगन होना, लीन हो जाना, एकदम तल्लीन होना, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जर्व्ड इन होता है, ऑब्जर्व्ड विद कभी यूज मत करना, ठीक है। ऐसी असेम्ड का मतलब होता है किसी चीज पर शर्मिंदगी जाहिर करना, ठीक है, किसी चीज पर शर्मिंदा हो जाना। तो ऑब्जर्व्ड फ्रॉम नहीं होता है, ऑब्जर्व्ड ऑफ, सॉरी असेम्ड ऑफ होता है, ऑब्जर्व्ड इन होता है। असेम्ड मतलब किसी चीज पर शर्मिंदगी महसूस करना, आप शर्मिंदा हो जाते हैं। थर्स्ट फॉर नॉलेज, थर्स्ट फॉर नॉलेज, अगर आप ज्ञान के प्यासे हैं, मुझे कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे ज्ञान की बहुत ज्यादा क्या है, प्यास है। थर्स्ट ऑफ नॉलेज नहीं होता है, थर्स्ट फॉर नॉलेज होता है, किसी भी चीज की जो क्यूरियोसिटी होती है, जैसे कि मुझे नॉलेज इकट्ठी करने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो थर्स्ट फॉर नॉलेज बोला जाता है। ऐसे ये दो फिक्स प्रपोजिशन है, बार बार मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुन लो। इंसिस्ट ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, ध्यान से सुन लो। इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट इन, insist on, persist in, insist on, persist in, I am insisting you, कि इनको याद कर लो, insist के साथ on यूज करते हैं, insisting on you, I am insisting on you, मैं आपको क्या कर रहा हूं, जबरदस्ती एम्फेसाइज कर रहा हूं, मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि याद कर लो, ठीक है। और परसिस्ट, ये पर्सन लिख गया है, परसिस्ट कर लेना, ठीक है, इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट इन, क्लियर है। तो ये सारे की सारी फिक्स प्रपोजिशंस आप लोगों को याद कर लेनी है। मेरा काम है कि मैं आपको ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, उसको अच्छे से समझा दूं, उसका पैटर्न बता दूं, उसके बाद जो काम बचता है वो है आपका। असल काम शुरू होता है मेरे समझाने के बाद। मेरा जो काम है 10% वाला वो मैं आपको सामने कर रहा हूं। मेरा काम है कि आपको ओरिएंटेड मैटर प्रोवाइड कराना, आपको वो मैटर प्रोवाइड कराना है जो कि पूरे के पूरे समुद्र में फैला हुआ है। अब इतनी बड़ी बुक है किसी के पास, अब वो याद करने लगा एक फिक्स प्रपोजिशन, सर ने तो बोला था कि याद कर लो, और सच है ये याद करने का काम है, वो टीचर क्यों ही कराएंगे, टीचर का काम ही नहीं होता इसमें कुछ भी। लेकिन फिर भी मैं वो काम कर रहा हूं कि एक तो उसमें से सेलेक्ट करके मैं आप लोगों के सामने वर्ड लेकर के आऊं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और उनमें से भी आप लोगों को मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। कैसे कंफ्यूज आप लोग होते हो वैसे मैं आपको कंफ्यूज भी कर रहा हूं, और उस कंफ्यूजन से बाहर कैसे आते हैं लॉजिकली वो भी बता रहा हूं। तो इतना काम जो है मेरा 10% से बढ़कर के 30% हो गया। अब उसके बाद मेरे समझाने के बाद जो काम शुरू होगा वो होगा आपका कि आप उन वर्ड्स को याद कैसे करोगे, रिपीट कर करके याद कैसे करोगे, लिख के याद कैसे करोगे, ठीक है, ये सब आपका काम बचता है। चलो यहां पर दो शब्द हैं, एक है डिफर और एक है डिफरेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट के साथ में कभी भी देन यूज नहीं करना, फ्रॉम यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही कोप अप विद, इनमें दो प्रपोजिशन लगा दिए हैं मैंने, कोप अप भी और कोप विद भी। तो कोप अप कुछ नहीं होता है, कोप विद होता है, जिसका मतलब होता है किसी को हैंडल करना या किसी चीज को संभालना, इसका मतलब होता है किसी चीज को संभालना, ठीक है। डिफरेंट होना या डिफर फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम योर्स, डिफरेंट फ्रॉम हिम, ऐसे करके बोल देते हैं, सॉरी हिज, ठीक है। ऐसे कोप अप नहीं होता है, कोप विद होता है। इसको याद करने का तरीका सिंपल ये होता है कि इस पूरे को याद कर लो, कोप अप विद, और उसमें से अप को हटा देना बीच में से, ऐसे याद कर पाओगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अच्छा, अगर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हो किसी भी बर्थडे पर या किसी भी ओकेशन पर, तो वहां पर हमें ऑन का यूज करना होता है, ठीक है। या फिर कॉम्प्लीमेंट देना हो किसी को, अगर आप कुछ भी मतलब विश करना चाहते हैं या उसको बधाई देना चाहते हो, या तो कॉन्ग्रेचुलेट लेट बोलोगे या फिर आप कॉम्प्लीमेंट दोगे। तो किसी को बधाई अगर आपको देनी हो मेरे प्यारे साथियों, तो वहां पर हम कॉन्ग्रेचुलेट या कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑन का यूज करते हैं। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? इन्फेस्टेड और ट्रांसलेट, इन्फेस्टेड और ट्रांसलेट के साथ
ट्रांसलेट के साथ भी मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था, जब मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल प्रपोजिशन सिखाई थी कि ट्रांसलेट जो होता है वो एक फेस चेंज से दूसरे फेस चेंज करके एक फेस से दूसरे फेस में चीजें बदल जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हमें इनटू का यूज करना होता है। जब जब हम चीजों के फेस चेंज कर देते हैं तो इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट इनटू हो जाएगा, इन्फेस्टेड विद हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, दूषित करना। इन्फेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना या दूषित करना। समझ गए मेरी बात है? चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब यहां से आपके शुरू होते हैं कुछ फिक्स प्रपोजिशंस। इसमें मैंने आपको दो दो प्रपोजिशन नहीं दे रखी। जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि सर इसमें ये वाली प्रपोजिशन आनी चाहिए या ये वाली आनी चाहिए, जो गलत है वो मैंने हटा दी, जो सही है वो मैंने आपको लगा के दिखा दिया। अब आता है सिंगल वन वर्ड वन प्रपोजिशन, जो कि इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, ज्यादातर यूज होते हैं कि एक शब्द के साथ ये वाली फिक्स प्रपोजिशन फिक्स रहेगी, और इसी के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, ठीक है। जैसे मान लो किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, ऑब्जेक्शन सुना है आपने, ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, तो वही वाला ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, तो इसके साथ आपको टू यूज करोगे, ठीक है। अगर आप एम कर रहे हैं किसी चीज का तो एम एट यूज करते हैं। अगर आप किसी चीज के अपराधी हैं, गिल्टी हैं, तो ऑफ यूज करोगे। अगर किसी चीज किसी सेंटेंस में पुट वर्ड है तो पुट इनटू होता है। साउट हो तो एट यूज करेंगे। टच या पाउंस हो, इनके साथ अपॉन यूज करेंगे। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने सिर्फ बता दिया जो लिखा है, तो वही तो मुझे करना है। हकीकत यही है कि मुझे सिर्फ बताना है कि इसके साथ ये आएगा, और इतना कर दिया, ये बहुत ज्यादा है कि इतने सारे वर्ड्स में से इतनी सारी फिक्स प्रपोजिशन, आपके पास अगर कोई भी किताब हो वो उठा के देखना, उसमें लास्ट में 10-15 पेज भरे होंगे, ठीक है। कम से कम 10 पेज होंगे, 5 पेज में सिर्फ फिक्स प्रपोजिशन लिखे होंगे, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब मेरा काम है कि मैं आप लोगों के काम को आसान बना दूं, तो मैंने आप लोगों के काम को सिर्फ आसान बनाया है कि मैंने वो वर्ड यहां पर लिख दिए हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अब उनको मैं प्रैक्टिकली डिस्कस भी करा रहा हूं, मीनिंग्स भी बता देता हूं। जैसे देखो, टच और पाउंस का मतलब होता है, टच का मतलब होता है छूना, और पाउंस का मतलब होता है किसी चीज को छीनना या झपट्टा मारना। किसी चीज को ऐसे जबरदस्ती छीन लेते ना, इन दोनों के साथ पाउंस और टच के साथ अपॉन यूज करते हैं। साउट होता है चिल्लाना, एट यूज करते हैं। पुट इनटू होता है गिल्टी, अपराधी होता है। एम होता है किसी चीज पर टारगेट करना, एम एट होता है। इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो आगे ऑब्जेक्ट जो भी लिखा होगा आप उस ऑब्जेक्ट से पहले इन लगाओगे, इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस ऐसे करके, ठीक है। इन्वेस्ट इन होता है। सकम्ब का मतलब होता है या तो सरेंडर करना या मर जाना, ठीक है। मर जाना भी इसका मतलब होता है, या फिर हार जाना भी होता है, ठीक है। सरेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, आत्मसमर्पण करना, या समर्पण करना लिख लो। मर जाना भी होता है, डाई भी होता है, इसका मीनिंग सकम्ब। सकम्ब के साथ में हमेशा फिक्स प्रपोजिशन टू का यूज करना है, ठीक है। सकम्ब के साथ में टू का यूज करना है। सक्सीड अगर आप यूज करना चाहते हैं, सक्सीड मतलब सफल, ठीक है, तो सक्सीड इन यूज होता है। सक्सीड आफ्टर कभी यूज नहीं होता। ऐसे ही यहां पर रीच और अराइव के साथ में आपको एट प्रपोजिशन फिक्स रखना है, ठीक है। एक होता है डिस्पेंस। डिस्पेंस का मतलब होता है किसी चीज को बांट देना, ठीक है, सब लोगों के बीच में बिखेर देना। तो डिस्पेंस के साथ में विद यूज करते हैं। जो भी आगे मेंबर्स लिखे होंगे उसमें आप विद लगाओगे उस ऑब्जेक्ट से पहले, डिस्पेंस विद। इसका हिंदी में मतलब होता है बांटना। अब अगर आप कहोगे कि सर सारे के सारे वर्ड्स की एग्जाम्पल दे दो, तो एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास में दे रखे हैं। पिछली क्लास में जितने भी मैंने फिक्स प्रपोजिशंस कराए उनके हर एक वर्ड के हर एक अलग तरीके से मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रपोजिशंस ज़्यादा हैं तो आपको पहले मैं मैटर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। क्लासीफाई होता है, क्लासीफाई के साथ में इनटू का यूज करते हैं, वर्गीकरण करना किसी चीज का। डिस्टिंगाइज क्या होता है, किसी चीज का जो है एक तरीके से भेदभाव, डिस्टिंगाइज, ठीक है, उसके साथ में फ्रॉम यूज किया जाता है। तो डिस्टिंगाइज फ्रॉम, क्लासीफाई इनटू, डिस्पेंस विद, अराइव और रीच एट, सक्सीड इन, सकम्ब टू, इन्वेस्ट इन, ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगला एक और फॉर्मेट है, देखो यहां पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जैसे एक्सप्लेन और कंप्लेन के साथ में टू का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप एक्सप्लेन और कंप्लेन में से कोई भी वर्ड यूज करते हो किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर टू का।
अगर आप लोगों को कंफ्यूजन सी हो रही है बोर्ड पर देखते टाइम, तो आप सिर्फ मेरे पेन की तरफ देखो और मेरी बातों की तरफ आप अपनी कान गढ़ाए रखो और नजरें मेरे पेन की तरफ कि मेरा पेन कहां पर चल रहा है। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सप्लेन और कंप्लेन वर्ड सेंटेंस में मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट फिक्स प्रपोजिशंस हैं भाई, ठीक है। हाँ, तो वहां पर उसके साथ आप टू का यूज करोगे। अच्छा, किसी सेंटेंस में आपको ऑन द टाइम लिखा हुआ मिले तो ये गलत हो जाएगा। इन ऑन द टाइम नहीं होता, एट द टाइम होता है। बोलते हैं यार मैंने उस समय ये काम नहीं किया, एट द टाइम, मुझे उसी समय करना चाहिए था, एट द टाइम। तो एट अ टाइम बोलते हैं, वो एट द टाइम होता है। अच्छा, अगर कहीं पर ऑन द टाइम लिखा है तो गलत हो जाएगा, लेकिन ऑन टाइम लिखा होगा तो सही है। ऑन टाइम और इन टाइम मैं आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी। इन टाइम क्या होता है, समय से। ऑन टाइम क्या होता है, समय पर। जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम हॉल में पहुंचते हो समय से, तो इन टाइम यूज करोगे। लेकिन आपका पेपर स्टार्ट होता है ऑन टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर, तो वहां ऑन टाइम। क्लियर है। लेकिन ऑन द टाइम गलत हो जाता है, एट द टाइम होता है। अगर आप किसी चीज को डिक्लाइन कर देते हैं, मना करना, तो डिक्लाइन इन यूज करते हैं। किसी चीज का ढलना भी होता है, पतन भी होता है, पतन लिख लो, डिक्लाइन इन। किसी चीज का खात्मा होना, पतन होना। इंटरेस्टेड मतलब किसी को भरोसा दिलाना होता है, इंटरेस्टेड का मतलब होता है भरोसा दिलाना। इंटरेस्टेड विद होता है, एनमिटी टुवर्ड्स होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं सीना चीर के आपके सामने नहीं रख सकता कि मैं हनुमान जी नहीं हूं, लेकिन बस इतना बोल सकता हूं इस मुंह से कि भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी कंटेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी मैटर है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसको सीरियसली ले लेना, ठीक है। अगर आप किसी के लायक हैं, किसी चीज के लायक हैं, डिजर्वी हैं, तो वर्दी वर्ड जब भी आप यूज करोगे तो उसके साथ ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। किसी के लायक, वर्दी ऑफ, यू आर वर्दी ऑफ दिस थिंग, ऐसे करके। एनमिटी मतलब होता है दुश्मनी। अगर किसी चीज के, व्यक्ति के, किसी दो लोगों के बीच में दुश्मनी है तो एनमिटी टुवर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप एडमिट की बात करते हैं, एडमिट मतलब स्वीकारना, किसी चीज को प्रवेश लेना, तो एडमिटेड या एडमिशन या एडमिट सबके साथ में टू यूज होता है। सेंसिटिव टू होता है सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी राइट नाउ, ऐसे करके बोल देते हैं, ठीक है। अवेल का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, तो अवेल के साथ में ऑफ यूज करते हैं, प्राप्त करना लिख लेना, इसका हिंदी मतलब लिख लेना, प्राप्त करना। ऐसे ही अक्यूज होता है किसी चीज से आरोपित, मतलब किसी पर अगर आरोप लगा दिया गया है, आप पर आरोप लगाया गया है मर्डर का, तो अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऐसे करके बोलोगे। असेंट, असेंट का मतलब होता है सहमत होना, सहमत होना, ठीक है। असेंट का मतलब सहमत होना है, असेंटेड ऑफ होता है। समझ गए मेरी बात। असेंटेड ऑफ होता है। विवेयर और अवेयर के साथ में भी ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। विवेयर हो या अवेयर, दोनों का मतलब देखो, विवेयर का मतलब होता है सावधान और अवेयर का मतलब होता है जानकार। अगर कुत्तों से सावधान हो तो विवेयर, और अगर आप जनरल नॉलेज से एकदम अवेयर्ड हो तो अवेयर, मतलब किसी भी चीज से आप अवेयर्ड हैं, है ना। एक होता है एब्सॉल्व फ्रॉम। एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी चीज को जो है रिहा करना, छोड़ देना, दोनों का मतलब देखो। और एक्विटेड ऑफ होता है, दोनों का मीनिंग सेम है बट दोनों के साथ प्रेपोजिशन अलग अलग है, ठीक है। एब्सॉल्व का मतलब भी यही होता है, दोनों का हिंदी में मतलब सेम होता है, रिहा करना, छोड़ देना, बरी करना, ठीक है। जैसे मुजरिम को छोड़ दिया जाता है, एब्सॉल्व फ्रॉम दिस केस, तो एब्सॉल्व के साथ फ्रॉम आएगा, एक्विटेड के साथ ऑफ आएगा। क्लियर है सभी को, बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताओ। ये पूरा पैटर्न आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, डर सा लग रहा है देखने में, तो सिर्फ एक ही काम करना है, वो है कि मेरी बातों पर अपने कान गढ़ाए रखो। नजरें जो होगी वो पूरे बोर्ड पर नहीं होनी चाहिए, नजरें सिर्फ और सिर्फ मेरे पेन की तरफ होनी चाहिए, कहां पर मेरा पेन चल रहा है सिर्फ। क्योंकि चारों तरफ देखोगे तो आपको एकदम डल सा और बेकार सा नजर आएगा। अभी मैं जहां जहां समझाऊंगा, जैसे अफेक्शन वर्ड है, तो मेरे प्यारे साथियों अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, जो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। स्नेह के साथ आपको फिक्स प्रपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अफेक्शन फॉर होता है, और यहीं अगर अफेक्शनेट लिखा होता तो टू यूज करते। अगर अफेक्शन की वर्ब यहां पर लिख दो ना, अफेक्शनेट, अगर यहां पर अफेक्शनेट लिख दोगे तो आप वहां पर टू यूज करोगे। यहां पर लिख लो अगर लिखना चाहो तो।
अफेक्शनेट के साथ में टू आता है, लेकिन अफेक्शन के साथ फॉर आता है। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, इसका मतलब होता है डरना, तो आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ठीक है, ऐसे करके। बोस्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना, डींगे मारना, डींगे मारना मतलब कहने का बड़ी बड़ी बातें करना, ये होता है बोस्ट ऑफ। बोस्ट ऑफ मतलब कि मेरे चाचा मेरे विधायक हैं, ये वो ये, तो बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं ना लोग, उनको हम लोग बोलते हैं बोस्ट ऑफ। क्या बोलते हैं? बोस्ट ऑफ। अबाइड का मतलब होता है किसी चीज के साथ बने रहना, टिके रहना, डटे रहना, अबाइड। इसके साथ में प्रेपोजिशन बाय यूज की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अबाइड बाय होता है, ठीक है, डटे रहना या एक जगह पर टिके रहना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। स्माइल के साथ हम लोग ऑन यूज करते हैं, आई स्माइल्ड ऑन हिम, हर, ऐसे करके। और अगर आप किसी पर हंसते हैं, देखो हंसने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप स्माइल पास कर रहे हो हल्की सी, मतलब सॉफ्टली एकदम, है ना, तो वहां पर आप स्माइल ऑन यूज करोगे। लेकिन अगर आप हंस रहे हैं बहुत जोर जोर से, दांत फाड़ फाड़ के, बड़ी तेजी से ठहाके मार के हंसी मार रहे हो, तो उसमें से या तो लाफ वर्ड यूज करोगे, या मॉक, किसी की मजाक उड़ाना, किसी का हंसी उड़ाना, किसी पर एकदम क्रिटिसाइज करते हुए हंसना, तो ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे लाफ हो गया, मॉक हो गया, जियर हो गया, डेराइड हो गया। तो इन सब के साथ में आपको फिक्स प्रपोजिशन एट रखना है। लाफ एट होता है बट स्माइल ऑन होता है, ठीक है। हाँ, समझ गए मेरी बातों को? कमेंट जरूर करते रहें, मुझे बताते रहें कि सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जरूरी है। एक होता है डिस्क्रिमिनेट। देखो डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज में भेदभाव करना, डिस्टिंगाइज का मतलब होता है अलग करना, बेस बदल देना, है ना, छिपाना। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव, तो इसके साथ आपको फिक्स प्रपोजिशन इन रखनी है। डिस्क्रिमिनेट इन यूज करते हैं। एंगेज्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एंगेज्ड इन यूज करते हैं, वो किसी काम में बिजी है, व्यस्त है। एंगेज्ड का मतलब होता है बिजी, ठीक है। लायबल टू यूज करेंगे, अगर आप किसी के काबिल हैं तो लायबल टू यूज करते हैं। अच्छा यहां पर एक चीज है, सर की के साथ में क्या यूज करते हैं? की टू यूज करते हैं या की ऑफ? तो देखो की टू भी यूज कर सकते हो और की ऑफ भी, दोनों सही होते हैं। चाबी के साथ क्या लगाते हो, डिपेंड करता है कि जिस चीज की चाबी होती है, सच में की का मतलब होता है चाबी। अगर किसी चीज की चाबी होती है तो की ऑफ यूज करोगे, किसी चीज की चाबी नहीं होती है, सिर्फ ऐसे ही हम लोग बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन के साथ, भावनाओं के साथ, तो वहां पर आपको की के साथ टू लगाना होता है। जैसे जिस चीज की चाबी नहीं होती है, यहां पर लिख लो, जिसकी चाबी नहीं होती है, जैसे भाई सक्सेस की कोई चाबी नहीं होती है, जनरली सबको पता है, तो वहां पर आप टू यूज करोगे। लेकिन अगर वहीं पर लॉक की, कार की, घर की, इनकी अगर चाबियों की बात करें तो वहां पर आप ऑफ लगाओगे, ठीक है, क्योंकि उसकी चाबी होती है, दुकान की चाबी होती है ना। तो की टू सक्सेस होता है, बट की ऑफ लॉक, की ऑफ कार, की ऑफ बाइक, की ऑफ हाउस, इस तरह से यूज करोगे। क्लियर सभी को? ऐसे ही यहां पर देखो, अगर किसी सेंटेंस में आपको कैपेबल वर्ड नजर आता है, या फिर डिजायरस वर्ड नजर आता है, या फिर एम्बिशियस वर्ड नजर आता है, या कॉन्शियस वर्ड नजर आता है, तो इनके साथ आपको फिक्स प्रपोजिशन ऑफ यूज करनी होती है। क्या यूज करनी होती है? फिक्स प्रपोजिशन ऑफ यूज करनी होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कौन सी प्रपोजिशन फिक्स रहती है, मैं आपको बताते चल रहा हूं। बस सर अब नहीं देखो थोड़ा सा और रह गया, इसको भी समझ लेते हैं, बस खत्म होने वाला है, अभी तो बहुत सारा रह गया भाई। चलो इसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहां तक वो चीजें हो गई हैं जो किसी वर्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन रहती है, लेकिन इसके बाद शुरू होता है कुछ ऐसी चीजें जहां पर प्रपोजिशन का यूज किया ही नहीं जाता, वेयर प्रपोजिशन शुड नॉट बी यूज्ड। इसको भी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, वेयर प्रपोजिशन शुड नॉट बी यूज्ड, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत है आज के लिए। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, हो सकता है कुछ लोगों को बोरियत सी फील हो रही हो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।